तो फिर से आ गए हैं आपके पास हम लेकर के लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर जो क्लास 10th एनसीईआरटी का है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने लाइफ प्रोसेसेस समझे कि जनरली कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंसेस होते हैं। और पहला लाइफ प्रोसेस जो हम लोगों ने कल पढ़ा था वो था डाइजेशन। अभी दूसरा इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि है रिस्पायरेशन। तो अपनी बुक्स आप लोग खोल लो, नहीं खोलना है तो ध्यान से सुनो जो कि हम पढ़ा रहे हैं। तो रिस्पायरेशन टॉपिक में सबसे पहले एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें ये कहा गया है कि हमने क्या किया कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर यानी चूने का पानी हमने एक टेस्ट ट्यूब में दिया, और जब हम उसमें फूंक मारते हैं, देखो राइट की तरफ डायग्राम बना हुआ है कि एक आदमी फूंक रहा है लाइम वाटर में, जिसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर लाइम वाटर है, वो उसमें फूंक रहा है। तो कुछ देर बाद क्या करते हैं, पिचकारी या सिरिंज से हमने थोड़ा सा पानी उसमें से एक तरह से हवा पास कराते हैं, तो कुछ देर बाद वो क्या होता है कि लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। तो दोनों से क्या पता चलता है, दोनों से ये पता चलता है कि जब हम ब्रीद आउट करते हैं यानी एक्सहेल करते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करती है, यानी CO2 प्लस CaOH ट्वाइस, ये दोनों का रिएक्शन होता है और क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनता है, जो कि क्या करता है, इनसॉल्युबल होता है पानी में और ये मिल्की अपीयरेंस देता है। ये हवा में भी CO2 मौजूद था तो उसने किया, और हम जब एक्सहेल करते तो भी वही हुआ। ठीक है ना। एक्टिविटी नेक्स्ट वाले पे आते हैं। इसमें भी उसी टाइप की एक्टिविटी है कि इसमें इस बार क्या किया गया है कि थोड़ा सा फ्रूट जूस लिया गया है या शुगर सोल्यूशन लिया गया है और उसमें ईस्ट डाल दी है, और उसके बाद फिर क्या किया है कि इसको जो है एक तरीके से इस मिक्सचर को हमने मिलाया है फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर के साथ में। तो क्या होगा, कुछ देर बाद हम फिर से देखेंगे कि लाइम वाटर मिल्की हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जैसे ही शुगर सोल्यूशन में या फ्रूट जूस में हमने ईस्ट को मिलाया, ईस्ट एक तरीके का फंगस है, उसको हमने मिलाया, तो उसने क्या किया, उसने फर्मेंटेशन कर दिया शुगर का, और जैसे ही शुगर का फर्मेंटेशन किया तो उसने अल्कोहल प्रोड्यूस किया और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकला उसने लाइम वाटर को कर दिया मिल्की, जैसे कि ऊपर हमने रिएक्शन बताया था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है लाइम वाटर में, और CO2 के साथ जब वो मिलता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, जो कि लाइम वाटर को कर देता है मिल्की। तो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि जो हम बाहर सांस निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और फंगस या ईस्ट जब फर्मेंटेशन करती है तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। ठीक है ना। और इसका काम, इसका टेस्ट क्या है, लाइम वाटर को मिल्की करना। तो पिछले सेक्शन में जैसे कि बताया था, हम लोगों ने न्यूट्रिशन डिस्कस किया था, और खाना जो हम लोग न्यूट्रिशन से लेते हैं वो सारे सेल्स को एनर्जी देता है बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इसको अलग अलग तरीके से करते हैं। कुछ क्या करते हैं, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, ग्लूकोज को पूरी तरीके से तोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, और उसके बाद एनर्जी निकलती है ATP के फॉर्म में। कुछ और पाथवेज होती हैं रिस्पायरेशन की जिसमें कि ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, वो एनारोबिक होता है। सारे ही केसेस में पहला स्टेप क्या है, वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है। मतलब कुछ भी हमने खाना खाया वो हमारी बॉडी में C6H12O6 यानी सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट में टूटेगा, और ये 6 कार्बन है, C6H12O6 ये 6 कार्बन है, और ये टूटता है फाइनली 3 कार्बन मॉलिक्यूल में जिसको कहते हैं पायरुवेट या पायरुविक एसिड, ग्लाइकोलिसिस के थ्रू। ये ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस होता है ये सिंपल प्रोसेस नहीं होता है, ये 10 स्टेप का प्रोसेस होता है, और हर स्टेप अलग अलग एंजाइम कैटालाइज करती है, और ये प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक है ना। तो ये जो स्टेप है, ये स्टेप ग्लाइकोलिसिस वाला, ये कॉमन होता है, चाहे रिस्पायरेशन एरोबिक हो यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, और चाहे रिस्पायरेशन एनारोबिक हो यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो। कोई भी तरीके का रिस्पायरेशन हो, पहला स्टेप हमेशा ग्लाइकोलिसिस होता है। अब जब पायरुवेट बना तो वो, अगर रिस्पायरेशन कैसा है, एनारोबिक है, तो वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं करेगा, वो कन्वर्ट होगा किसमें, इथेनॉल यानी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, C2H5OH, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। ये प्रोसेस फर्मेंटेशन कहलाता है, जो कि ईस्ट करता है। चूंकि इस प्रोसेस में हवा यानी ऑक्सीजन का कोई काम नहीं होता है, इसलिए इसको एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं।
ब्रेकिंग डाउन ऑफ पायरुवेट, पायरुवेट का टूटना ऑक्सीजन की मदद से, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट स्टेप था, पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस पड़ी, वो साइटोप्लाज्म में हुई, और नेक्स्ट स्टेप जो था, अब पायरुवेट आगे चल के टूटेगा, वो कहाँ होता है? वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल है। ये प्रोसेस जो होता है वो क्या करता है, अब 3 कार्बन का है पायरुवेट, जो है 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, उसको तोड़ता है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है ना। ये एरोबिक रेस्पिरेशन, देखो कंफ्यूज मत हो, 2 तरीके से रेस्पिरेशन हुआ, एक हुआ एरोबिक और एक हुआ एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ, यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस हुआ जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरुविक एसिड में, फिर पायरुविक एसिड चला गया किसमें, वो माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया और वो टूट गया CO2 में और वाटर में। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या हुआ, ग्लाइकोलिसिस तो सेम था, यानी पायरुविक एसिड वहाँ भी बना, लेकिन ये पायरुविक एसिड फिर क्या किया उसने, इसने फर्मेंटेशन किया और इथेनॉल और CO2 बनाया। ठीक है ना। तो ये प्रोसेस चूंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, इसलिए इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एनर्जी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, करीब 38 मॉलिक्यूल्स ATP निकलते हैं, जबकि उसमें केवल 2 मॉलिक्यूल्स निकलते हैं एनारोबिक में। और समटाइम्स जब ऑक्सीजन नहीं होती हमारे सेल्स में, तो हमारे सेल्स जो होते हैं वो भी पायरुवेट को तोड़ते हैं और लैक्टिक एसिड बनाते हैं। तो वो एक अलग तरीके का फर्मेंटेशन है जो हमारी बॉडी के अंदर होता है। और ये अगर लैक्टिक एसिड लगातार बिल्टअप होता रहता है तो हमको जो है क्रैम्प्स यानी दर्द होने लगता है एसिड के बिल्टअप से। ये बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम में आपको समझाया है, एकदम से अच्छे से समझ लो, बता रहे हैं हम, जो उसको इनलार्ज करते हैं। देखो ग्लूकोज से स्टार्ट हुआ, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट हुआ पायरुवेट में, जो एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, और इसमें एनर्जी मिली। एनर्जी ATP के फॉर्म में होती है, 2 ATP बनते हैं। अब 3 तरीके से इसका हो सकता है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की कमी होती है, नहीं होती है, तो ईस्ट में क्या होता है ये पायरुवेट, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, यानी 2 कार्बन मॉलिक्यूल का होता है इथेनॉल, उसमें टूटता है, एनर्जी फिर से 2 मॉलिक्यूल्स होती है। पायरुवेट लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी हमारे मसल सेल्स में, तब पायरुवेट टूटता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनाता है। लैक्टिक एसिड 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, और अगर ऑक्सीजन मौजूद होती है तो पायरुवेट जो है टूटता है CO2 और वाटर में, साथ में एनर्जी बहुत सारी लिबरेट होती है। तो एनर्जी जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में रिलीज होती है वो इमीडिएटली यूज हो जाती है एक मॉलिक्यूल बनाने में जिसको कहते हैं ATP, जो कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। इन सारे ही प्रोसेसेस में ATP को तोड़ा जाता है, इससे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जो कि जितने भी बॉडी के अंदर एंडोथर्मिक रिएक्शंस है, एंडोथर्मिक का मतलब हुआ वो रिएक्शंस जिनमें बाहर से एनर्जी की इनपुट की ज़रूरत है, वो अपने से नहीं हो सकते जब तक कि उनको एनर्जी बाहर से ना दी जाए। तो वो रिएक्शंस तभी होंगे जब उनको ATP मिलेगी। ATP के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। ये बॉक्स में देखिए आपके लिखा हुआ ATP एनर्जी करेंसी है, जैसा कि बताया था। एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है रेस्पिरेशन में, वो भी देखा था हमने, और उससे ATP बनता है। कैसे बनता है? ADP, देखो रिएक्शन दिया हुआ ADP + P, एनर्जी बन रही है ADP। तो ADP क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, मतलब इसमें 2 फॉस्फेट जुड़े होते हैं, और एक फॉस्फेट जब और जुड़ जाता है, एनर्जी उसको और जोड़ देती है, तो वो बन जाता है ATP यानी ट्राइफॉस्फेट। तो ये कोई भी एंडोथर्मिक प्रोसेस जो होता है सेल में, वो हर प्रोसेस जो होता है वो ATP को यूज़ करता है उस रिएक्शन को ड्राइव करने के लिए, मतलब बढ़ाने के लिए। तो जब फॉस्फेट लिंकेज जो है ATP की, वो कैसे क्या होता है, एनर्जी अपने अंदर सेव की रहता है, तो उसका जो एक लास्ट का जो फॉस्फेट ग्रुप है वो टूटता है, तो क्या होता है 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। तो आप समझ जाओ कि ATP इतनी एनर्जी देता है किसी भी रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि बैटरी होती है और उसका इस्तेमाल होता है टॉय को चलाने में, कार को चलाने में, या कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम को चलाने में, उसी तरीके से ATP हमारे बॉडी की बैटरी है और वो हमको चलाती है। इसका इस्तेमाल जो होता है मैकेनिकल एनर्जी में यूज़ करने के लिए होता है, लाइट एनर्जी में होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है, चाहे कोई भी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का प्रोसेस क्या कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना बन सकती है ना बिगड़ सकती है, बस इंटरचेंज हो सकती है। ये उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इसी तरीके से ATP जो है उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? मसल के कॉन्ट्रैक्शन में, जो सारा काम ही मसल के कॉन्ट्रैक्शन से होता है। मसल ना कॉन्ट्रैक्ट करें हमारी डेथ हो जाएगी, क्योंकि हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो हम सांस ही नहीं ले पाएंगे एक तरीके से। प्रोटीन सिंथेसिस,
प्रोटीन सिंथेसिस भी करवाता है ये। कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, एक जगह से दूसरी जगह नर्व को पहुंचाना इम्पल्सेस को, इसमें भी एनर्जी चाहिए तो एटीपी कराता है। तो चूंकि एरोबिक रेस्पिरेशन की जो पाथवेज होती हैं वो डिपेंड करती हैं ऑक्सीजन के ऊपर, तो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स को ये इंश्योर करना पड़ता है कि उनको अच्छे से ऑक्सीजन मिले। तो हमने देखा था कि प्लांट्स जो होते हैं वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं, मतलब CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं अपने स्टोमेटा से, और बड़े बड़े इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं जो कि स्टोमेटा कहलाते हैं सरफेस के ऊपर, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं हवा के। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो होते हैं यहाँ पे डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं, वो सेल्स में चले जाते हैं या उनसे दूर चले जाते हैं हवा में। डायरेक्शन जो होता है डिफ्यूजन का वो डिपेंड करता है एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर और प्लांट की क्या रिक्वायरमेंट है। रात के समय जब फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, क्योंकि धूप नहीं होती है, तो CO2 जो होता है वो एक मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार है। मतलब CO2 बनता है, रेस्पिरेशन केवल होता है तो CO2 को भगाना पड़ता है। दिन के समय CO2 बहुत सारा जनरेट होता है, जो रात में हुआ था रेस्पिरेशन से वो यूज़ हो जाता है फोटोसिंथेसिस में, तो CO2 रिलीज होती नहीं है, बल्कि ऑक्सीजन जब बनने लगती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू तो ऑक्सीजन रिलीज होती है। इसीलिए बच्चों कहा जाता है कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए, इसलिए नहीं कि भूत पकड़ लेगा, बल्कि इसलिए कि रात के समय पेड़ भी हमारी तरह CO2 छोड़ते हैं, और CO2 नुकसान करती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती है। तो एनिमल्स ने क्या किया है, अलग अलग ऑर्गन्स को डेवलप किया है जिससे कि वो ऑक्सीजन अपनी सराउंडिंग से, अपना एनवायरनमेंट ले सकें, और कार्बन डाइऑक्साइड जो उनके अंदर बनती है उससे मुक्त पाएँ। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से, लेकिन एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उनको भी ऑक्सीजन चाहिए, जो पानी में घुली हुई मिलती है उनको। तो ये वाली जो एक्टिविटी है उसमें ये कह रहा है कि बहुत सारी फिशेस जो हैं एक्वेरियम में रहती है, उसको ध्यान से देखो तो वो थोड़ी थोड़ी देर बाद अपना मुंह खोलती है और बंद करती हैं, और उनकी जो टाइमिंग होती है वो गिल स्लिट्स के हिसाब से मेंटेन रहती है, एक कोऑर्डिनेशन में चलता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो मुंह से सांस लेती हैं और वो ऑक्सीजन जो होती है, गिल स्लिट्स जो होती है, ऊपर कुलम जिसका चेम्बर होता है उसको कवर करके रखता है, तो वो ऑक्सीजन गिल स्लिट्स के पास जाती है। तो एक तरह से गिल स्लिट्स उनका लंग्स है, जैसे हमारी लंग्स है उनकी गिल स्लिट्स होती हैं, तो वो ऑक्सीजन लेके पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करती है, मतलब हार्ट में पहुंचाती है और हार्ट उसको फिर पूरे बॉडी में पहुंचाता है। तो इसीलिए मुंह जब खुलता है तो ऊपर कुलम हटता है, तो गिल स्लिट से पानी जाता है, पानी से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है, वो ऑक्सीजन फिर फिश के हार्ट में जाती है और हार्ट उसको पंप करता है पूरे बॉडी पार्ट्स में, ठीक है ना। तो नीचे आते हैं हम लोग इस पे। तो क्या होता है कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो होती है पानी के अंदर अगर कम है तो दिक्कत होती है एक्वेटिक एनिमल्स को सांस लेने में, और जब ज़्यादा है तो ठीक से होती है। कंपैरेटिवली ऊपर के मुकाबले पानी में घुलनशील कम होती है, इसलिए ब्रीदिंग जो होती है एक्वेटिक के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। तो पानी जो होते हैं वो अपने मुंह से लेती हैं और उसको जो है गिल्स तक पहुंचाती हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन ले ली जाती है ब्लड के थ्रू, ये हम आपको बता चुके हैं, वही मेंशन्ड है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स यानी लैंड पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं एटमॉस्फेयर से लेकर के रेस्पिरेशन के लिए, और ये ऑक्सीजन जो होती है अलग अलग ऑर्गन्स अब्जॉर्ब करते हैं अलग अलग एनिमल्स में। सारे ही ऑर्गन्स का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बना होता है कि वो सरफेस एरिया बढ़ाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट में रहे ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर के, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन वो डिफ्यूजन के थ्रू ले सके। चूँकि एक्सचेंज ऑफ गैसेज यानी ऑक्सीजन का लेना और CO2 का देना वो सरफेस के थ्रू ही होता है, तो ये सरफेस बहुत ही महीन होनी चाहिए, फाइन और डेलिकेट होनी चाहिए, और इस सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सरफेस हमारे बॉडी के अंदर ही होती है। तो कुछ रास्ते होते हैं जो कि इस हवा को वहाँ तक पहुँचाएंगे। इसके अलावा कुछ मैकेनिज्म होते हैं, कुछ तरीके होते हैं हवा को अंदर और बाहर मूव कराने के लिए, जिससे कि ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो सके। तो यही बताया गया है कि फिगर 5.9 में हवा जो होती है बॉडी से अंदर आती है, कहाँ से, नॉस्ट्रल्स यानी हमारी नाक से। हवा फिर नाक से पास होकर के महीन महीन बाल जो होते हैं वो क्या करते हैं, पैसेज को लाइन करते हैं और उसमें जितनी भी गंदगी होती है वो सब ट्रैप कर लेते हैं। इसीलिए जो गंदगी नाक से निकलती है वो ट्रैप्ड गंदगी होती है। बहुत ज़रूरी होते हैं वो बाल, फिल्टर करते हैं एक तरीके से हवा को, शुद्ध हवा अंदर आने देते हैं। और म्यूकस से भी लाइंड होती है वो जगह, जिससे कि थोड़ी सी गीली गीली रहता है।
हवा डैम्प होती है, जैसे कि अपना मुंह के आगे हाथ लगाओ और उसको जब ज़ोर से ऐसे करोगे तो तुम देखोगे गीली गीली है, क्योंकि वो म्यूकस की वजह से, और साथ साथ में वाटर वेपर भी रहता है उसके अंदर, इस वजह से भी। यहाँ से हवा पास होती है गले से और उसके बाद सीधे लंग्स में जाती है। और कार्टिलेज के रिंग्स लगे होते हैं लारिंग्स यानी थ्रोट वाले रीजन में। ये इसलिए होता है कि एयर पैसेज कोलैप्स ना करे। इसके आगे हम बताएंगे, पहले ये जो ब्लॉक में है वो समझ लो। डायरेक्टली टोबैको का इस्तेमाल करना या टोबैको का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना सिगार में, सिगरेट में, बीड़ी में, हुक्का में, गुटखा में बहुत ही नुकसानदायक होता है। टोबैको का इस्तेमाल करना, तंबाकू का इस्तेमाल करने से हमारी टंग, लंग्स, हार्ट, लिवर को नुकसान पहुंचता है। स्मोकलेस टोबैको भी आ गया है, वो भी बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होते हैं, स्ट्रोक यानी पैरालिसिस का अटैक आता है, पल्मोनरी डिजीज़ यानी लंग से होने वाली बीमारियां होती हैं, सांस से होने वाली बीमारियां, और बहुत तरीके के कैंसर्स फैलते हैं। ओरल कैंसर का इंसिडेंस मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में ओरल कैंसर होता है इंडिया में, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे टोबैको को चबाइना की तरह चबाते हैं। गुटखा देखो ना, हर लोग जो है खा खा के गुटखा फेंके रहते हैं। तो आप लोग बड़े हो रहे हैं, इस तरीके की आदतों में ना पड़िएगा कभी भी। स्टे हेल्दी बताया जा रहा है कि हेल्दी रहो, जस्ट नो टू टोबैको, टोबैको को ना करो और उसके प्रोडक्ट्स को भी। तो रेस्पिरेशन की हम लोग बात कर रहे थे, ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम दिया है, देखो समझ लो। नेजल पैसेज नाक से गया है, फिर उसके बाद सीधे सीधे फारिंग से होते हुए लारिंग्स में आता है, जो कि पूरा कार्टिलेज से घिरा हुआ है, जिससे कि कोलैप्स ना कर सके। फिर उसके आगे ट्रेकिया है, ये भी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से बना होता है। और उसके बाद फिर देखो बाएं और दाएं दोनों तरफ ब्रोंकाई है, और ब्रोंकाई जो है छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स में बटी हुई जो बलून शेप्ड होते हैं, और उसके बाद वो ब्रांचेस होती हैं एल्वियोलाई में, जो कि लंग्स का हिस्सा है। ठीक है ना, इधर रिब्स बनी हुई, इधर लंग्स बनी हुई है। तो लंग्स के अंदर जो पैसेज होता है वो छोटे से छोटे ट्यूब्स में डिवाइड होता चला जाता है और टर्मिनेट यानी एंड हो जाता है बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स में, जो फूलते हैं उसको कहते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या करती है, सरफेस प्रोड्यूस करती है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एल्वियोलाई की जो वॉल्स होती हैं उसके अंदर ब्लड वेसल्स मिलते हैं। तो हमने शुरुआती सालों में देखा था, जब हम लोग देखते थे कि जब हम लोग ब्रीथ इन करते हैं, मतलब सांस अंदर की ओर लेते हैं, तो हम लोग अपनी रिब्स को उठाते हैं और हमारे डायफ्राम जो होता है, देखो कंफ्यूज मत हो, जब हम लोग सांस लेते हैं तो जगह चाहिए ना, रूम चाहिए, तो उसको रूम देने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपनी रिब्स को क्या करते हैं, एक तरीके से बाहर की ओर कर देते हैं, चिपटा करके बाहर की ओर कर देते हैं, और डायफ्राम जो बिल्कुल पेट के नीचे रहता है उसको हम लोग नीचे कर देते हैं जिससे जगह मिले, और चेस्ट कैविटी बड़ी हो जाती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हवा आ जाती है। ठीक है, और इसलिए आती है क्योंकि बाहर का प्रेशर, अंदर का प्रेशर ज़्यादा होता है, बाहर का कम होता है, तो वो खींच लेती है। और उल्टा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को जब छोड़ना होता है तो रिब्स जो होती हैं वो पूरी एक तरीके से धक्का दे देती हैं और डायफ्राम ऊपर की ओर चला जाता है, तो प्रेशर कम हो जाता है, जगह कम हो जाती है तो प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम होता है तो अपने आप से CO2 अंदर से बाहर की ओर चली जाती है, और ऑक्सीजन का प्रेशर बाहर ज़्यादा होता है और लंग्स के अंदर कम होता है, तो बाहर से अंदर की ओर ऑक्सीजन आ जाती है। और लंग्स की बात करें तो वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस लंग्स के अंदर जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है एल्वियोलाई, उनसे ही होता है। तो बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इन टू द लंग्स एंड फिल्स द एक्सपैंडेड एल्वियोलाई। ये बता दिया था आपको। ब्लड जो है ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इन टू द एल्वियोलाई। अब पूरे बॉडी से ले आता है CO2 और एल्वियोलाई में रिलीज करता है, और ऑक्सीजन जो होती है वो एल्वियोलाई से आके पूरे ब्लड से होकर के सारे बॉडी पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। तो इस ब्रीदिंग साइकिल में जब हवा को अंदर लिया जा रहा है और बाहर फेंका जा रहा है, तो लंग्स जो होती है वो हमेशा कुछ ना कुछ रेसिडुअल हवा मतलब कुछ थोड़ी सी हवा अपने अंदर रखती, नहीं तो कोलैप्स हो जाएंगी। थोड़ा मोड़ा वो रखती है पूरा निकालने के बाद भी, इसको रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। तो बॉडी साइज जब एनिमल्स का बहुत बड़ा हो जाता है तो डिफ्यूजन प्रेशर काफ़ी नहीं होता कि वो ऑक्सीजन डिलीवरी पूरे बॉडी पार्ट्स में इंश्योर करे, बल्कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं हवा से, लंग्स से लेते हैं और उसको ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं टिश्यूज़ तक। ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है, जिसके अंदर बहुत एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए। तो ये लंग्स के साथ बहुत तेज़ी से जुड़ता है हीमोग्लोबिन, और सेल्स के अंदर इसकी एफिनिटी थोड़ी कम होती है, तो फिर वो ऑक्सीजन रिलीज करता है। फिर CO2 जब रिलीज होती है सेल के अंदर तो वो CO2 लेता है हीमोग्लोबिन और जाके वापस वहाँ पर पहुँचा देता है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही सॉल्युबल होता है वाटर में ऑक्सीजन के मुकाबले, और इसलिए ये ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसपोर्ट होता है डिजॉल्व फॉर्म में। ठीक है ना, डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है।
तो अगर एल्वियोलर सरफेस जो होती है वो फैली हुई होती तो वो लगभग 80 मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करता, मतलब इतना ज़्यादा जगह घेर लेती। तो वही बता रहा है कि डिफ्यूजन जो है अगर ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में पहुंचा रही है तो ये माना जाता है कि इसको 3 साल लगेंगे ऑक्सीजन को पहुंचने में लंग्स तक। तो सिर्फ डिफ्यूजन से होता तो बहुत धीमा हम लोग मर ही जाते, लेकिन उसके लिए इवोल्यूशन ने हमको दूसरा मैकेनिज्म दिया कि हम लोगों के अंदर जो है हीमोग्लोबिन प्लांट करा दिया। तो हीमोग्लोबिन जो है बहुत तेज़ी से ऑक्सीजन को डिलीवर कराता है। एक ये ब्लॉक छूटा था, इसको भी पढ़ लो, डू यू नो वाला। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। और लंग कैंसर जो है सबसे कॉमन कॉज है डेथ का पूरे दुनिया भर में। हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें छोटे छोटे हवा हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको सीलिया कहते हैं। ये सीलिया जो होते हैं जर्म्स को रिमूव करते हैं, डस्ट को रिमूव करते हैं और दूसरे हार्मफुल पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं इनहेल्ड एयर, यानी वो सांस जो हम लोगों ने ली थी। स्मोकिंग जो है इस हेयर्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे जर्म्स, डस्ट, स्मोक और दूसरे हार्मफुल केमिकल्स जो होते हैं लंग्स में बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं और इन्फेक्शन कॉज करते हैं, कफ कॉज करते हैं, यहाँ तक कि लंग कैंसर भी कॉज करते हैं। तो आप समझ जाओ कि हमारे नाक के बाल, कान के बाल, दे आर सो इम्पॉर्टेंट, है ना, वो काटने से काम नहीं चलेगा। तो ये रिस्पायरेशन, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द रिस्पायरेशन एंड नाउ वी विल डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 है कि कौन सी एडवांटेज है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की, डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का कौन सा, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का कौन सा फ़ायदा है एक्वेटिक मुकाबले में। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा अमाउंट में मिलती है ऑक्सीजन, इसलिए वो बहुत अच्छे से ब्रीदिंग कर लेते हैं, और उसके मुकाबले एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलती है, तो उनको ज़्यादा मेहनत करती है, वो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स रेस्पायरेशन में, और हम लोग जितने भी हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वो लोग कम मेहनत करते हैं बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल टू अस। तो अलग अलग तरीके क्या है जिसमें ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाता है, 3 तरीके हैं, मतलब बेसिकली 2 ही तरीके हैं, एक एरोबिक एक एनारोबिक। एरोबिक होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एनारोबिक ऑक्सीजन की एब्सेंस में। अब होता ये है कि पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस दोनों में सेम होता है, खाना आता है, टूटता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज जो है फिर कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में होती है ये प्रोसेस। 10 स्टेप की प्रोसेस है, हर स्टेप अलग अलग एंजाइम कैटालाइज करती है। जैसे ही एंड प्रोडक्ट उसका पायरुवेट बना, वो अब कहाँ जाएगा वो डिपेंड करता है ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं है। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन में एंटर करेगा और सीधे सीधे CO2 और H2O बनाएगा, उसके एंड प्रोडक्ट्स हैं। और उसके बाद फिर क्या होगा कि जब ऑक्सीजन हमको नहीं मिल रही है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, और एनारोबिक रेस्पिरेशन 2 तरीके का होता है। इसमें क्या होता है, एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एक होता है ईस्ट वाला जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो अगर ईस्ट है तो वो पायरुविक एसिड जो बना था उसको कन्वर्ट कर देगी अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, और दूसरा वाला जो है यानी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो हमारे बॉडी की सेल्स के यानी मसल्स में होता है, उसमें कन्वर्ट होता है क्या, उसमें जो है जो पायरुवेट बना था वो अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में। तो उसमें ये 3 तरीके का एक तरीके से रेस्पिरेशन है। एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है और उसमें एनारोबिक में बहुत कम मिलती है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। ऑक्सीजन तो आपने देखा ना, डिफ्यूजन से भी ट्रांसपोर्ट होते हैं और सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होते हैं हीमोग्लोबिन की मदद से। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड मतलब हीमोग्लोबिन ही ट्रांसफ़र कराता है और डिजॉल्व फॉर्म में भी ट्रांसफ़र होता है। किस तरीके से लंग्स डिज़ाइन किए गए हैं ह्यूमन बींग्स में जिससे कि उनका एरिया मैक्सिमाइज हो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। तो देखो लंग्स जो है वो बलून लाइक स्ट्रक्चर से बने हुए हैं जिनको कहते हैं एल्वियोलाई। उनकी बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग है जो कि सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, और यही सरफेस एरिया इनेबल करता है कि ज़्यादा मात्रा में हम गैसियस एक्सचेंज करें, क्योंकि मेन जो पार्ट है गैसियस एक्सचेंज का वो है एल्वियोलाई। तो नेक्स्ट टॉपिक आ गया है ट्रांसपोर्टेशन, जो ऑब्वियसली हम लोग कल टेकअप करेंगे क्योंकि बहुत थक गए आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते। अरे यार मुंह दर्द हो जाता है बच्चों, लेकिन आप लोग जो है उसको ज़रा सा भी कंसिडर नहीं करते हो। इतनी मेहनत से तुम लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, कम से कम एक लाइक दे दो, कुछ कमेंट कर दो, क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। हमको भी अच्छा लगेगा कि कुछ पूछ रहे हो तुम लोग, कुछ और नोट्स चाहिए, कुछ क्वेश्चंस समझना है, कुछ अपनी बातें ही नहीं रखते हो तुम लोग जो हम आपसे तुम लोगों से कम्युनिकेट करें। और सब्सक्राइब तो पता नहीं क्या देख के चले जाते हो और
ज़रा सब कुछ नहीं करना है यार। एक आइकन है बेल का, उसको दबा दोगे तो पहली बार वीडियो आएगी तो तुम लोगों को सबसे पहले पता चलेगा। फ़ायदा तुम्हारा ही है ना। चलो फिर अब बस करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन हम लोग नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करते हैं। ऑल द बेस्ट और पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहो तुम लोग।